सुनते ध्यान से। हम आपको पोलराइज्ड पढ़ा रहे थे। हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? पोलराइज्ड पढ़ा रहे थे, ठीक है। हम नॉर्मल अवस्था में ये कहा कि यह हमारे पास एक्सॉन है, यह हमारे पास एक्सॉन है। इनके अंदर क्या पाया जा रहा है? पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इनके अंदर की टेंडेंसी ये होगी कि ये हमेशा कहाँ निकलने की कोशिश करेंगे? बाहर, हाई से लो की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। बट ये बाहर जाकर के ये कहीं ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, वो हमारे एक्सोलेमा के ऊपर आकर के एडहेयर हो जाएंगे। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ? क्यों एडहेयर हुआ? यहां पर क्या पाया जाता है कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, निगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन आपको बताई जा रही है वो इनको रोक ले रही है। क्लियर? ज्यादा दूर जाने नहीं दे रही है। तो यानी हमारे पास ये एक्सोलेमा है, हमारे पास ये एक्सोलेमा के बीच में हमारे पास क्या बना? एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना। क्या बना? पोटेंशियल बना। और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब तक ये जाता रहेगा? जब तक यहाँ का हमारे पास क्या है, मिली वोल्ट अगर कितना हो जाए, -70 ना हो जाए। यानी यहाँ का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट ना हो जाए, तब तक ये मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा। क्लियर? यानी अगर आपसे कोई पूछेगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज फॉर्म्ड ड्यू टू, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों बना? ड्यू टू हमारे पास पोटेशियम आयन का इफ्लक्स हो रहा है, बाहर जा रही है। क्लियर? इसकी वजह से। दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास एक पोटेशियम आयन निकला, हो सकता है -1 मिली वोल्ट बने, 2 बना। अच्छा, ये माइनस क्यों बताया? माइनस निगेटिव साइन क्या शो करता है? आप चाहे पॉजिटिव बोलिए चाहे निगेटिव बोलिए, ठीक है। जब आप अगर पॉजिटिव बोलते हैं तो आपको बताना पड़ता है टुवर्ड द आउटर सरफेस। क्लियर? और निगेटिव साइन क्या शो करता है कि हमारे पास निगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन एक्सोप्लाज्म के अंदर ज्यादा है। क्लियर? इसलिए हम अलोंग दी अगर एक्सोलेमा बोल रहे हैं तो कहाँ की तरफ से बोल रहे हैं? ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से? ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव वे में बोलेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा टुवर्ड्स कहाँ? आउटर साइड। क्लियर? बट हमें अगर क्या बोलना है कि अगर निगेटिव साइन लिखा है तो वहां पे बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा मान के चलना है कि इनर साइड से, इनर सरफेस से लिया जा रहा है। क्लियर? निगेटिव साइन का मतलब क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो निगेटिव प्रोटीन है, निगेटिव आयंस जो है वो ज्यादा पाई जा रही हैं। कहाँ की तरफ बताइए? टुवर्ड्स इनर सरफेस। कहाँ की तरफ बताइए? इनर सरफेस की तरफ ये ज्यादा पाई जा रही हैं। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि पोलराइज स्टेट का मतलब क्या समझेंगे? ये ऐसा एक्सोलेमा जहां पर किसी भी तरीके का स्टिमुलस ना मिलता हो, यानी यहाँ पे नो स्टिमुलस, यानी यहाँ पे किसी भी तरीके का स्टिमुलस नहीं मिल रहा है। क्लियर? तब इसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइज स्टेट। क्लियर? सेकेंड पॉइंट हम ये समझेंगे कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हम एक एक्सॉन बना रहे हैं। ध्यान समझिएगा, ये एक्सोलेमा है। एक्सोलेमा के अंदर पोटेशियम आयन क्या पाई जा रही है? 30 टाइम्स मोर पाई जा रही है। कितनी पाई जा रही है? 30 टाइम्स मोर पाई जा रही है। तो ये पोटेशियम आयन कहाँ की तरफ? बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो बाहर तो जा रहा है बट बाहर जा नहीं पा रहा है। क्लियर? यानी पूरी तरीके से ये घूम टहल नहीं रहा आगे की तरफ। क्लियर? तो ये क्या कर रहा है कि ये हमारे एक्सोलेमा पे जाकर के एडहेयर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पीछा कौन कर रहा है? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन कर रही है। क्लियर? आपको कल हमने लिखाया था कि एक्सोलेमा इज नियरली इम्परमिएबल टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, यानी पोटेशियम आयन तो बाहर जा सकता है बट हमारे पास निगेटिव आयन बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए इम्परमिएबल है। क्लियर? अब इस दौरान हमारे पास यहाँ पर एक ग्रेडियंट बन जाएगा और ग्रेडियंट बनने की वजह से यहाँ पर एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन जाएगी। क्या बन जाएगी बताइए? यहाँ पर एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल का डेवलपमेंट हो जाएगा। और जब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल का डेवलपमेंट होता है, और ये किस स्टेट में बता रहे हैं बताइए? ये कैसे में बता रहे हैं? ये रेस्टिंग स्टेट है। ये हमारी कैसी है? रेस्टिंग स्टेट है। और रेस्टिंग स्टेट में जो पोटेंशियल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्लियर? आप बताइए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है बताइए? -70 मिली वोल्ट होती है। कितनी होती है? अगर आपसे कभी भी रेंज के बारे में पूछा जाए, क्या पूछा जाए? रेंज कितना होता है, तो इनका जो रेंज होता है वो -55 से लेकर के 60 होता है।
यहां से लेकर के हम ये कह सकते हैं 80 से लेकर के 85 भी होता है। क्लियर? बट ऑन एवरेज की अगर हम कैलकुलेशन की जब भी बात करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू की, तो कैलकुलेशन हम कहां से मेजर करेंगे बताइए? -70। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है, पहले इतना लिख लीजिए, धीरे धीरे बढ़ाते हैं ना। और जितना बनाते जाइए उतना लिखते भी जाते हैं ना, नहीं तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, लिखवाने में हमें तकलीफ होगी। हो गया? सुनते जाए, जितना बताया जाए उतना लिखते जाएंगे, ठीक है? और मैक्सिमम क्वेश्चन यही से उठेंगे। सुनेंगे, पहला आपको पॉइंट यहां से लिखना है। पहला पॉइंट, सबसे पहले आप पोलराइज स्टेट हेडिंग डाले हैं। पोलराइज स्टेट का मतलब आप क्या समझते हैं? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे एक्साइटेबल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग स्टेट। पहला पॉइंट यही क्वेश्चन उठेगा, पोलराइज स्टेट किसे कहते हैं? तो सबसे पहला पोलराइज स्टेट किसे कहते हैं बताइए? या तो एक्साइटेबल स्टेट को, या तो फिर दूसरा पॉइंट हमें अब ध्यान सुना है। अब हमने बोला एक्साइटेबल स्टेज, यानी एक्साइटेबल का मतलब क्या है? एक्साइटेड नहीं है, बट एक्साइटेड होने की टेंडेंसी इसके पास है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, यहां पर स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस प्रेजेंट है या एब्सेंट है? तो स्टिमुलस यहां पे एब्सेंट कर लीजिए। क्लियर? जब स्टिमुलस एब्सेंट है तो डेल्टा वी बराबर जो V2 माइनस V1 हम लिखते हैं वो 0 लिखेंगे? नहीं, यहां पे क्या लिखेंगे? -70 मिली वोल्ट लिखेंगे। डेल्टा वी की वैल्यू कितना लिखेंगे हम? और यही हमारे पास -70 मिली वोल्ट क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। किस नाम से पूछा जाएगा आपसे? RMP के बारे में पूछा जाएगा। किससे, किसके बारे में पूछा जाएगा? RMP के बारे में पूछा। हो गया? सेकेंड पॉइंट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये मेजर किससे किया जाता है, किससे मेजर किया जाता है वो ध्यान सुनेंगे। अगर RMP के बारे में पूछा जाए या किसी भी तरीके के मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पूछा जाए, RMP के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ये बात याद रखना है, मेजर्ड बाय कैथोड रे स्कोप, CRO, इसे मेजर किया जाता है। ठीक है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, AIPMT 2006। क्लियर? हो गया? कुछ बातें जो जनरल पॉइंट में लिखवा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर थोड़ा बहुत अंग्रेजी इधर उधर हो जाए अपने हिसाब से बना लीजिएगा। क्लियर? क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये क्वेश्चन के बाद में पूछा जाएगा। ध्यान सुनेंगे। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी न्यूरॉन यानी हमारे नर्व फाइबर अगर रेस्टिंग स्टेट में है तो उनके एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ECF। क्लियर? तो लिखेंगे इन पोलराइज स्टेट, आप अपने हिसाब से अंग्रेजी बना लीजिएगा इधर उधर। क्लियर? इन पोलराइज स्टेट कॉमा the concentration of potassium ion, the concentration of potassium ion is high, the concentration of potassium ion is high, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 30 टाइम्स। क्लियर? ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 30 टाइम्स मोर। ठीक है? 30 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कहां पे? ICF। क्लियर? फिर सॉरी ECF। क्लियर? क्लियर? एक्सोप्लाज्म के अंदर या ICF के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कितना ज्यादा होता है? 30 टाइम्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किसके? ECF के। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे पोटेशियम आयन न्यूट्रलाइज बाय पोटेशियम आयन न्यूट्रलाइज किया जा रहा है किसके द्वारा बताइए? न्यूट्रलाइज बाय नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन।
पोटेशियम आयन न्यूट्रलाइज बाय नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इन पोलराइज्ड स्टेट, इन पोलराइज्ड स्टेट the concentration of sodium ion in ECF, the concentration of sodium ion in कहां पे? ECF में, ठीक है, is high, कितना ज्यादा? 10 to 15 टाइम्स, ठीक है, 10 to 15 टाइम्स मोर देन ICF। बोलिए बात सही है? यानी ICF के कंपेयर में ECF के अंदर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन 10 to 15 टाइम्स क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। और यही जो सोडियम आयन है वो किसके द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाएगा? क्लोराइड आयन के द्वारा, ठीक है। तो लिखेंगे सोडियम आयन न्यूट्रलाइज्ड बाय, सोडियम आयन न्यूट्रलाइज्ड बाय किसके द्वारा न्यूट्रलाइज है? क्लोराइड आयन के द्वारा। क्लियर? थोड़ा ये सेंटेंस थोड़ा आपको बहुत लंबा जाएगा, क्लियर? क्योंकि एक साथ लिखवाते तो हमें लगता है 2 पेज भरता चला जाता है, बट ये आप हमें ईयर और आइज तो पढ़ाने हैं नहीं, रिफ्लेक्स आर्क तो पढ़ाना है नहीं। क्लियर? तो मैक्सिमम हम अपना पूरा का पूरा दम कहाँ पे झोंकेंगे? इसी में। ईयर और आई से जो क्वेश्चन आने वाले थे अब उनके चांसेस कहाँ पे हो गए हैं? नर्व इंपल्स के कंडक्शन में। क्लियर? हर तरीके के जितने तरीके के क्वेश्चन बनने वाले होंगे सब यहीं पे करा देंगे। क्लियर? सब लिखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से राइज होंगे, देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम आगे की तरफ। अब हमने ये पता है कि हमें कि ICF के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए अब पोटेशियम आयन की टेंडेंसी होगी कि हमेशा वो कहाँ की तरफ भागे? बाहर की तरफ भागे। क्लियर? बट पूरी तरीके से जा नहीं पाएगा, वो एडहेयर हो जाएगा कहां पर? कहां पे एडहेयर हो जाएगा? एक्सोलेमा के सरफेस पे, ठीक है। क्यों सरफेस पे? ये यहाँ पे हमारे पास क्या है कि निगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन आपको बताई जा रही है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बना रही है। बॉन्ड का मतलब हम आपको एक सिंपल तरीके से बता रहे हैं, जैसे हमारा और किसी एक का महिला मित्र का संबंध है, ठीक है, मान के हमारी शादी हो गई वाइफ का, हमने कसम ही ली है किसकी? साथ जीने की, साथ मरने की। क्लियर? जहां जाएंगे हम साथ जाएंगे, जहां भी कुछ करेंगे साथ साथ करेंगे। क्लियर? अगर हमने ये कहा कि हमने कसम खाई है साथ साथ रहने की, तो मार्केट भी जाएंगे तो वो हमारा हाथ छोड़ेगी नहीं, हमेशा पकड़े रहेगी ना, हम इधर उधर भटके ना, इसलिए हमारा हाथ पकड़े रहेगी। बट क्या है कि हमेशा वो हमेशा साथ तो हमारे में रह नहीं पाएगी ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, क्लियर, तो एक समय आने के बाद वो हमसे दूरी बना लेगी। क्लियर? दूरी बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे गेट कीपर ने कहा कि आप नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि क्लास में तो सर ही पढ़ाएंगे ना, आप क्या करोगे वहां पे जाकर के? इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वहां से साथ साथ आए, इस गेट तक आए साथ में, ठीक है। अब उस गेट पर वो खड़ी रहेगी और हम भी जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि दीवार पे ही बैठ चपक करके रहें, खड़े रहें। क्यों? वो डायरेक्ट हिदायत देती है कहीं दूर जाना मत। क्लियर? यानी हमारा बॉन्ड और उसका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, बॉन्ड स्ट्रांग क्या, खौफ है। क्लियर? यानी वो हिदायत दी है कि यहां से हिलना नहीं है तुम्हें। इसका मतलब मैं क्लास में आया हूं तो ये तो नहीं कि हम अब फ्री हो गए, चलो अब बहुत अच्छा माहौल फील लग रहा है हमें, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यही बात हमें बताना है कि ये पूरा का पूरा बाहर फ्री नहीं जाएगा, फ्रीली मूव नहीं करेगा, वो फिर से एडहेयर होगा कहां पे? एक्सोलेमा की सरफेस पे। और ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिवली चार्ज प्रोटीन हमारे पास क्या है? एडहेयर हुई है। क्लियर? जबकि ऐसा सोडियम और क्लोराइड आयन के लिए नहीं रहे, ये बात याद रखना, यही हमें मेन पॉइंट बताना है। सोडियम और क्लोराइड का हमेशा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है जितना निगेटिवली चार्ज प्रोटीन और पोटेशियम का है। सोडियम आयन जाएगा तो बाहर निकल करके चला जाएगा। क्लियर? बट क्लोराइड आयन के साथ साथ यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं बनाएगा, ये बात हमेशा याद रखना है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास क्या है, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इन एक्सोप्लाज्म हैज टेंडेंसी टू गोज आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म, ठीक है, एंड पोटेशियम आयन एडहेयर ऑन द सरफेस ऑफ एक्सोलेमा
ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। बोले बात सही है, लिख लेते हैं। क्लियर? ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताऊंगा। एक पोटेशियम आयन गया, एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनी, दूसरा गया, तीसरा गया, ऐसे कई सारे गए, तो यहां पर एक ग्रेडियंट बना और यहां पे एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो गई। क्लियर? और इसी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, इसी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो लिखेंगे ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इन एक्सोप्लाज्म, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन हैज टेंडेंसी टू, क्योंकि आयन का मूवमेंट तो किस बात पे डिपेंड करता है, ग्रेडियंट पे ही डिपेंड करता है। क्लियर? हैज टेंडेंसी टू मूव आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म, मूव आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म, टेंडेंसी टू मूव आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म, and potassium ion adhere on exolemma, potassium ion adhere, adhere का मतलब होता है कि आकर के बैठ जाना। ठीक है, adhere on the exolemma, surface of exolemma, exolemma, clear? due to strong electrostatic force of attraction by negatively charged protein. Clear? due to strong electrostatic force of attraction, due to strong electrostatic force of attraction by negatively charged protein, negatively charged protein। इतनी सी बात समझ में आई? अब होता क्या, ध्यान सुनिएगा। अगर यही कॉन्टिन्यूअस अगर हमारे पास पोटेशियम आयन निकलते गए, निगेटिव चार्ज प्रोटीन पीछा किया, पोटेशियम आयन निकलते गए, निगेटिव चार्ज प्रोटीन पीछा किया, अब यही जाकर के क्या बनाते हैं, हमारे पास एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दिस आयनिक ग्रेडियंट, यही जो आयनिक ग्रेडियंट बन रहा है, ठीक है, दिस आयनिक ग्रेडियंट, हाँ ग्रेडियंट फॉर्म पोटेंशियल along the exolemma, along the exolemma called as resting membrane potential, resting membrane potential। हो गया, दैट इज कितना, -70 मिली वोल्ट। हो गया, चलिए इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट पॉइंट अब बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा, ये तो पॉइंट हमारा खत्म हो गया। अब क्वेश्चंस कहाँ से उठेंगे, जो क्वेश्चन उठेंगे मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा, मतलब स्मार्ट बोर्ड पे लिखूंगा, जहां से क्वेश्चन कम मिनिमम चांस होंगे वो मैं बोल करके लिखवा दूंगा। क्लियर? अब सुनिए ध्यान से। अब हमने ये कहा कि एक्चुअल में जैसा आप सोचते हो वैसा होता नहीं है। ये हमारे पास एक्सॉन है, ये क्या हमारे पास एक्सॉन है। ध्यान सुनते रहिएगा, हम एक्सॉन के ये वाला पोर्शन उठा करके लेकर के जा रहे हैं। क्लियर? अब इस वाले पोर्शन को अगर हम लेकर के जाते हैं तो कुछ इस तरीके के हमारे पास क्या बनते हैं, ये मेम्ब्रेन है हमारा। आपके एनसीईआरटी ने गलती क्या किया है, दो मेम्ब्रेन बनाया, बीच में एक्सोप्लाज्म डाल दिया है। क्या डाल दिया है? लोगों को लगता है कि ये एक है, ये एक है, हम इसको सिर्फ और सिर्फ लेकर के आए, इसको उठा करके नहीं लाए हैं। अगर इसको उठा के लाते तो बीच में हम एक्सोप्लाज्म डाल देते, यानी हम बीच में आईसीएफ डाल देते, बट ये आईसीएफ अंदर नहीं है। हम इतने मोटे को इतना मोटा कर रहे हैं। समझ आ रही बात? हाँ, अब सुनिए ध्यान से। यानी ये हमारे पास क्या है बताइए, ये न्यूरॉन है हमारे पास, एक्सॉन है। इनके पास 3 तरीके की प्रोटीन चैनल पाई जाती है। कितने तरीके की? जो उठा रहे हैं वही क्वेश्चन उठेंगे, ध्यान सुनेंगे।
इनके पास 3 तरीके की क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, चैनल पाई जाती है, चैनल प्रोटीन पाई जाती है। तो हमारे पास क्या है कि एक इनके अंदर क्या पाया जाता है, उस चैनल प्रोटीन को हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोलते हैं बताइए, फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं हम, इसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। एनसीईआरटी ने इसको अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में लिखा है, क्लियर। सेम वही मैं बताना चाह रहा हूं। इनके पास कितने तरीके के प्रोटीन चैनल पाए गए, 3 तरीके के। इसमें से सबसे पहले आते हैं हमारे पास पैसिव चैनल प्रोटीन। सबसे पहले कौन आते हैं, पैसिव चैनल आते हैं। लिखेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपसे मैं बोलूं पैसिव चैनल, तो आपके मन में क्या आएगा कि एक ऐसा चैनल जो किसी भी तरीके की एनर्जी खर्च ना करता हो, ठीक है। यानी एक ऐसा चैनल जो किसी भी तरीके की एटीपी खर्च ना करता हो, पहला यही पॉइंट आएगा। दूसरा पॉइंट, यहां पे आयनिक ग्रेडियंट जो होगा वो अलोंग द ग्रेडियंट जाएगा, किसी भी तरीके का आयंस का जो फ्लो होगा वो अलोंग द ग्रेडियंट जाएगा, यानी हाई कंसंट्रेशन से कहां की तरफ जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, क्लियर। और दूसरा पॉइंट हमेशा ये याद रखना है कि अगर ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ओपन होगा। कैसा होगा, ऑलवेज ओपन होगा। हम आपको समझा रहे हैं, जैसे आपके घर में कोई एक ऐसा मेहमान आए जो आपका कोई खर्च ना कराए, जब भी आपके घर आए खिलाए पिलाए तुम्ही को, ठीक है, तुमको पैसे भी दे करके जाए, खाना ले करके आए, ऐसे मेम्ब्रेन के लिए, ऐसे मेहमान के लिए आपका दरवाजा हमेशा खुला होगा। बल्कि फोन लगा के पूछोगे आज नहीं आओगे क्या, बहुत दिन हो गया है, बल्कि सुबह आया होगा बंदा, फिर भी आप कहोगे फोन लगा कर कहाँ रह गए, आए नहीं अभी तक। यानी क्या है कि जहां पर आपका कोई खर्च ना लगे किसी भी तरीके का, आपको कुछ न कुछ दे करके जाए, तो ऐसे पर्सन को आप हमेशा बुलाने की कोशिश करोगे, उसका दरवाजा हमेशा ओपन रहेगा। तो यानी यहां पर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ चैनल प्रोटीन लगे, तो उस चैनल प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, ये पैसिव चैनल प्रोटीन है, क्लियर। इस चैनल प्रोटीन में क्या होता है कि कुछ इस तरीके का खेल होता है, ध्यान समझेंगे। ये एक चैनल, 2, 3 चैनल हमने बनाए। ये ऊपर की तरफ हमारा क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, ईसीएफ है, अंदर की इधर की तरफ क्या है, अब तो समझ में आ गया होगा, ये एक्सोलेमा नहीं है, एक्सोप्लाज्म ये है, ये नहीं। इतनी बात समझ में आई। अंदर की तरफ क्या ज्यादा, पोटेशियम आयन, क्लियर। एनसीईआरटी बहुत ही कंफ्यूजन पॉइंट यहां पे लिखी है, आपको देखते हैं आपको आएगा समझ में नहीं। आपको यह कहता है कि जब 2 पोटेशियम आयन यहां से बाहर गया, 2 पोटेशियम आयन यहां से बाहर गया, 2 पोटेशियम आयन यहां से बाहर गया, एक सोडियम आयन की यहां पे एंट्री होती है, एक सोडियम आयन की यहां पे एंट्री होती है, क्लियर। उसकी वजह से बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आए और अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज आए। एनसीईआरटी लिखी है। ये बात किसको समझ में आई, समझ में आई तो क्यों, और नहीं समझ में आई फिर भी क्यों नहीं समझ में आ रही है। अभी तक जो मैंने बातें आराम से लिखवाई थी कि पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाता है तो उसका निगेटिव चार्ज प्रोटीन पीछा करता है, जिसकी वजह से वहां पे माइनस और प्लस अलोंग दी एक्सोलेमा आ रही थी। बट यहाँ पे मैंने अपनी बात को ट्विस्ट कर दिया, हमने ये कहा पोटेशियम आयन बाहर गया और सोडियम आयन इंटर कर गया, जिसकी वजह से उसके एक्सोलेमा पर पॉजिटिव और निगेटिव साइन आ गए, क्लियर। यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन गई। ये बात किसको समझ में आई, एनसीईआरटी ने लिखा है, किसी को नहीं ना। यही चीज मुझे भी नहीं समझ में आई, इसलिए एकदम आराम से आसान भाषा में तुम लोगों को लिखवा दिया था मैं, कि ये जो एक्सोलेमा पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन रही है वो पॉजिटिव और निगेटिव आयन किसके लिए बन रही है, हम आपको सरल भाषा में लिखाया है। बट इसका मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो वही पुरानी बात याद रखेगा ना, क्लियर। इसका मतलब ये होता है कि 2 पॉजिटिव आयन ऊपर गए, एक पॉजिटिव आयन नीचे आया, टोटल का डिफरेंस कितना हुआ, अंदर की तरफ एक घट गया ना बेचारा, बस यही बोल रहा है ये। हमने तुमसे
हमने तुमको 2 रुपए दिए, बदले में तुमने हमें 1 रुपए लौटाए, घाटा कितने का हुआ मेरा? 1 का। यही तो बोल रहा है ये। बस मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमेशा सेल्फिश होते हैं। अगर कोई तुम्हें कुछ दे रहा है तो उम्मीद कर रहा है कुछ न कुछ मिलेगा। समझ आ रही बात है? टीचर ही एक ऐसा है जो बिना उम्मीद की मांग रहा है, ठीक है। यानी हम आपको पढ़ा रहे हैं, बदले में कुछ नहीं ले रहे हैं। ओए पैसे सिर्फ ध्यान न दो, ठीक है। हाँ, तुम लोग तो तुरंत खड़े हो जाते, नहीं हमने तो पे किया है, बहुत लंबा एक चेक है। हमें किया है नहीं ना, हम तो केवल यहाँ पे प्यार बांट रहे हैं। क्लियर? तो सुनते ध्यान से। हाँ, बहुत मिनिमम नमक रोटी खाते हैं हम लोग। गुस्सा क्या रही है, ठीक है। सुनते ध्यान से। सेम यही बात आती है। क्लियर? यानी ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल गया यहाँ पे आया। समझ में आई बात? चलिए, ये पहला चैनल है, ये पहला चैनल है। क्लियर? फिर अगर ये लगातार 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 ये बाहर की तरफ निकलते रहेंगे, लगातार लगातार बाहर की तरफ निकलते रहेंगे, बाहर की तरफ निकलते रहेंगे, अंदर की तरफ निगेटिव आयन आता रहेगा, अंदर की तरफ निगेटिव आयन आता रहेगा, तो यहाँ पर हो सकता है कि -10 मिलीवोल्ट आए, फिर -20 आए, फिर -60 आए, फिर आगे चल करके -70 मिलीवोल्ट आए। क्लियर? जितना ज्यादा निकलता जाएगा पोटेशियम निकलता जाएगा, उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या आएंगे, चैनल प्रोटीन यहाँ पे ग्रेडियंट बनाते जाएंगे और मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप्ड होता रहेगा। आप हमें बताइए, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज डेवलप्ड बाई इफ्लक्स ऑफ K प्लस आयन। पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। क्लियर? दूसरा पॉइंट आप समझते हैं। जैसे ही ये 70 मिलीवोल्ट होता है तो मेम्ब्रेन को लगता है कि अब कुछ इससे ज्यादा निकलेगा तो नुकसान होगा। क्या होगा? अब इससे ज्यादा अगर निकलेगा तो हमारा कुछ नुकसान होगा, इसलिए यहां पर एक दूसरे तरीके की अब प्रोटीन पाई जाएगी। ठीक है, ये पैसिव चैनल प्रोटीन थी, अब यहाँ पे कैरियर प्रोटीन पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी बताइए? कैरियर प्रोटीन पाई जाएगी। और उस कैरियर प्रोटीन का नाम हमारे पास क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। उस कैरियर प्रोटीन का क्या नाम है? सोडियम पोटेशियम पंप। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक पंप बनाया हमने। क्या बनाया? यहां पर एक पंप बनाया, यहां पे एक पंप बनाया। क्लियर? बाहर की तरफ पोटेशियम आयन निकल रहे हैं। क्लियर? अंदर की तरफ हमारे पास सोडियम आयन आ रहे हैं। क्लियर? अब सुनते ध्यान से, ये हमारे पास क्या है? पंप है। 3 क्वेश्चन उठेंगे। ये ऐसे ही डायग्राम बना रहेगा आपके पास। ये पंप ऐसे बनाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि पंप ओपन है या क्लोज्ड है। देख करके कैसे बताओगे पंप ओपन है या क्लोज्ड है? क्वेश्चन में दिए हैं। क्लियर? नहीं दिए होंगे, हमारे टेस्ट में दिए जाएंगे। क्लियर? तो यानी हमारे पास क्या है कि ये पंप के अंदर हमारे पास पोटेशियम आयन या फिर हमारे पास ये चैनल जो प्रोटीन आपको बताई जा रही है, क्लोज्ड है या ओपन है, कैसे आप बताओगे? तो जैसे ही क्या होता है, ध्यान सुनिएगा कि यहां पर अगर ऐसा साइन आ जाए कि एटीपी टूट रही है किसमें? एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो समझ जाइएगा ये ओपन है, चैनल अपना काम कर रहा है। चैनल प्रोटीन हमेशा वर्क में है। जब चैनल प्रोटीन वर्क में होता है तो ये क्या करता है? बाहर से, क्या बोला? बाहर से 3 पोटेशियम आयन को उठाता है। कितने आयन को? 3 पोटेशियम आयन को उठाता है हमारे पास, और अंदर की तरफ हमारे पास ढकेल देता है। क्लियर? और उसके बदले में ये बाहर की तरफ 2 सोडियम आयन को पहुंचा भी देता है। क्लियर? सेम यही बात आती है। क्लियर? ये हमेशा बात याद रखना, ये पंप की बात हो गई। क्लियर? इसके अलावा कुछ चैनल प्रोटीन और पाए जाते हैं, ध्यान सुनिएगा। कुछ और चैनल प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर? यहां पर एक क्या पाई जाती है? सोडियम गेटेड चैनल और पोटेशियम गेटेड चैनल। पहले इतना बना लीजिए ना, इतना लाइन और बनाते रहिएगा। अगर ना समझ में आए तो कॉपी को बेंड कर दीजिएगा ना। क्लियर? कॉपी को आप बेंड भी कर सकते हैं।
चलिए, कैरियर प्रोटीन आपने बताया, ये पंप बताया। पंप का मतलब क्या समझेंगे? क्या ये एक्टिव प्रोसेस है? क्या ये एक्टिव प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस में मतलब एटीपी का क्या होगा? यूज होगा। कैसे यूज होगा? एटीपी टूटेगी किसमें? एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। क्लियर? एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या समझते हैं? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आयन का फ्लो होगा। क्लियर? एक पॉइंट में आपको ध्यान से सुनना है, अब सुनिएगा ध्यान से। ये पॉइंट अगर सुन लिए आपका सिलेक्शन फिक्स है। देखेंगे ध्यान से, हमने ये कहा कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज डेवलप्ड बाय पोटेशियम आयन की वजह से ना, उसका इफ्लक्स हुआ। क्या है? अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मेंटेन होगा किसके? सारी बात क्या पूछ रहे हैं? यानी हमें क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, एक तो एनर्जी हम खाने के लिए लेते हैं। क्लियर? रात को तो कोई खाना नहीं खा, मतलब रात को तो कोई काम नहीं रहता हमें, फिर भी हम डिनर करके जाते हैं ना करे तो चलेगा क्या? तेरे पास फैट है ना, तो डाइजेस्ट कर लेगी। उन बेचारी से पूछो क्या हालत होता होगा जो पतले होंगे। ठीक है? यानी भूख बीच में लगी जाती है। क्लियर? जैसे हम लोग क्या है कि हम लोगों में फैट जमा हुआ है, अगर नहीं भी खाएंगे रात को तो फिर सो जाएंगे। ठीक है? बट रात में जब भूख लगेगी तब क्या करोगे? लग जाती है कि नहीं कई बार? हाँ, और लग जाती होगी ना भूख, तुम लोगों को नहीं लगती? लगती है भाई। ठीक है? तो यानी क्या है कि अब उस चीज को मेंटेन बनाए रखने के लिए हम लोग खाना खाते हैं। सेम यही बात आता है कि हमारे पास क्या है कि जो सोडियम आयन चैनल आपको दिखाई दे रहा है, ये मेम्ब्रेन पोटेशियम, जो पोटेशियम आयन दिखाई दे रहा है, इसका इफ्लक्स हो रहा है, तब जाकर के ये मेम्ब्रेन पोटेशियल बन रही है। उसको मेंटेन बनाए रखने के लिए हमें ये पंप जरूरत पड़ती है। आप हमें बताइए, एनर्जी का यूज मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाने में लगा या उसको मेंटेन करने में? मेंटेन करने में। दो क्वेश्चन सॉल्व यही होंगे आपके। डायरेक्ट पूछा जाता है कि एटीपी का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के डेवलपमेंट में या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन बनाए रखने के लिए? मेंटेन बनाए रखने के लिए ही एनर्जी लगती है। इसका मतलब क्या है? दिमाग का यूज करिए। समझ आ रही बात है? जब तक एनर्जी का यूज नहीं करोगे तब तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट तो होगी, मेंटेन नहीं होगी। अब समझ में आया क्यों कहा जाता है यूज करने के लिए? यही वजह है। समझ आई बात? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, एक चैनल प्रोटीन और पाई जाती है। क्लियर? उसको हम बोलते हैं सोडियम गेटेड चैनल और पोटेशियम गेटेड चैनल। उसको हम क्या बोलते हैं बताइए? सोडियम गेटेड चैनल और पोटेशियम गेटेड चैनल। इसको हमने क्या बोला? सोडियम गेटेड चैनल एंड पोटेशियम गेटेड चैनल। ये हमारे पास सोडियम गेटेड चैनल है। दूसरा इसी से सटा हुआ हमारे पास क्या है बताइए? पोटेशियम गेटेड चैनल है। क्लियर? नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन होते ही नहीं। क्लियर? नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन नहीं होंगे, जब रिपोलराइजेशन होने वाला होगा तब इसका यूज आएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन से लिखेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में हम लिखवा रहे हैं। ठीक है? लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलराइजेशन। कौन सा फैक्टर है जो रिपोलराइजेशन के लिए पोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्लियर? कौन सा फैक्टर है? सुना है? अब आंसर में आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं। ठीक है? अब डायरेक्ट मैं जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लिखवाऊंगा। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछेगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, चार तरीके, जितने तरीके क्वेश्चन उठेंगे उतने तरीके हम लिखवा रहे हैं। डायरेक्ट पहला क्वेश्चन ये उठेगा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलराइजेशन। समझ आई? नहीं समझ में आया? यानी पहला एक कॉमन हम बोल रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो पोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर इसी में पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर,
तो हम किस लिए बोलेंगे? तो हम आपको पहला पॉइंट बताना जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब इसमें से देख के बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा पोलराइजेशन के लिए। इसमें से देख के बताइए कि कौन सा चैनल प्रोटीन या क्या इसमें से पोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सुनेंगे जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाया कौन, मेंटेन कौन कर रहा है, मेंटेन कौन कर रहा है, पंप। यानी जब तक कोई मेंटेन नहीं होगा तो क्या मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोली जाएगी? नहीं। यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब हम बोलते हैं? जब कोई भी स्थिर हो जाए तब ना, एक ग्रेडेड बन जाए, यानी मेंटेन हो जाए। तो मेंटेन कौन कर रहा है? पंप। यानी स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन होगा पोलराइजेशन के लिए? यानी पहला आंसर होगा हमारा पंप। क्लियर? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। क्लियर? अगर मैं आपसे बोलूं अकॉर्डिंग टू आयन, मैं किसके अकॉर्डिंग? आयंस के अकॉर्डिंग बोलूं तो पोलराइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दिमाग लगा लो जाने। अकॉर्डिंग टू आयन, पढ़ करके मैं एनसीईआरटी सुना दूंगा, सब कुछ लिखा है। अकॉर्डिंग टू आयन कौन सा फैक्टर, ऐसा कौन सा आयन है जो पोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पोटेशियम। सही है। क्लियर? जल्दी करिएगा। क्लियर? चलिए अब सुन देते हैं। कुछ बातें हम यहाँ पे ऐसे ही जनरल पॉइंट लिख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि नियरली परमिएबल आयन कौन है, परमिएबल कौन है? पोटेशियम आयन। क्लियर? इम्परमिएबल कौन है? निगेटिवली चार्ज्ड, चार्ज्ड प्रोटीन। जल्दी करिए। इम्परमिएबल को हम नॉट परमिएबल बोल सकते हैं? बोलिए। इम्परमिएबल को हम नॉट परमिएबल कभी कभी बोल सकते हैं? कभी कभी क्या, जब भी मन करे बोल दीजिएगा। क्लियर? चलिए एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, नियरली नियरली इम्परमिएबल, बताइए। नियरली इम्परमिएबल, नियरली इम्परमिएबल। जो चीजें परमिएबल नहीं है उसके लिए कौन वर्क करेगा? पंप। पंप कौन है? सोडियम पंप। तो सोडियम आयन नियरली इम्परमिएबल में आती है। क्लियर? यही हमारे लिए ध्यान में रखना है, यही क्वेश्चन उठेगा। निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। अच्छा ब्लू कलर दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई तो दे रहा है, नॉट परमिएबल। क्लियर? नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे उसको। समझ आई बात? नियरली इम्परमिएबल का आंसर क्या होगा, यही हमें पॉइंट याद रख लेना है। क्लियर? सोडियम। हो गया? चलिए एक पॉइंट और, अगर मैं पैसिव चैनल की बात करूं और कैरियर प्रोटीन की मैं बात करूं,
सबसे ज्यादा फास्ट कंडक्शन किसका होगा? आप बताइए, सबसे ज्यादा फास्ट कंडक्शन किसका होता है? सबसे ज्यादा जल्दी जल्दी काम कौन करेगा? पंप करेगा या फिर पैसिव चैनल करेगा? पीछे से आंसर सही आ रहा था, लग रहा था। पीछे से आंसर किसने बोला था सही? लगभग लगभग सही आ रहा है। क्या बोल रहे थे? लो, बोल ही नहीं रहे हो। हाँ, जब मैं बोल दूं सही आ रहा था आंसर तो बोल दिया करो जो आ रहा है। मैं अगर गलत भी रहता है तो मैं बोल भी देता हूँ कहीं से गलत आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ हमारे पास क्या है कि ये जो पंप आपको बताई जा रही है यही बहुत ही फास्ट कंडक्शन करता है। क्या करता है बताइए? फास्ट कंडक्शन करता है। क्लियर? चलिए, कौन सी कैरियर प्रोटीन या कौन सी यहां पर चैनल प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है और कौन सी कम पाई जाती है? सब पूरा का पूरा क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, जितना मैक्सिमम उठने के चांसेस है। इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? अंदाजा लगाइए। हाँ बताइए। ये ज्यादा पाया जाता है, जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा यही काम कर रहा है, यही पाया जाता होगा। अरे बोलिए। हाँ सही कह रहे हैं, ये सबसे कम पाया जाता है। क्लियर? यानी 100 सोनार की एक लोहार की, समझ आई बात? यानी हमने ये कहा कि जितना काम ये जितना ज्यादा ये पाए जाते हैं उसका बहुत ही मिनिमम काम ये मिनिमम नंबर में पाए जाते हैं, उतना ही ज्यादा इफिशियंसी लेते हैं। अगर रेशियो की बात करेंगे तो 1:50 रेशियो, इतना ज्यादा आयंस का डिफरेंस। जब तक ये एक आयंस को बाहर लेकर के जाएगा तब तक ये 50 को ढकेल चुका होगा। क्लियर? इतना ज्यादा इनका काम का रेशियो होता है। हाँ, पैसिव चैनल, हम आपको ध्यान सुनिएगा, पैसिव चैनल एक बार में एक आयंस को फ्लो कराती है। क्या बोला? पैसिव चैनल एक बार में एक आयंस को फ्लो कराती है, जबकि ये एक बार में 50 को फ्लो करा देती है। इतने का रेशियो है इसका। समझ आई बात? पैसिव चैनल एक बार में किसी एक आयंस को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाएगा, बट वही अगर हम बात करते हैं पंप की तो एक बार में 50 आयंस को फ्लो करा देगा। इतने का रेशियो होता है इनमें। समझ आई बात? नंबर में भले ही कम पाया जाते हैं बट कंडक्शन इनका बहुत ही फास्ट होता है। समझ आई बात है? जल्दी करिए। हो गया? अभी तक तो यही दोनों लोगों के बारे में पढ़ाया ना, अभी हमने थर्ड वाले के बारे में पढ़ा है। चलिए थर्ड वाले की हेडिंग डालेंगे हमारे पास। चलिए, अब तक जितना पढ़ा है रिकवर करा लें। चलिए सुनते ध्यान से, जितना समझ में आए उतना बोलते जाइएगा। क्लियर? हमने ये कहा कि पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर स्टिमुलस अब्सेंट हो और जब किसी भी तरीके का स्टिमुलस ना दिया जाए तो ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग स्टेट या एक्साइटेबल स्टेट बोलते हैं। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास जब एक्साइटेबल स्टेज में रहती है कोई भी एक्सॉन, तो वो अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म के अंदर उनके पास पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईसीएफ। क्लियर? फिर हमने ये कहा कितना ज्यादा होता है, तो आपने बताया 30 टाइम्स मोर होते हैं। फिर हमने ये कहा कि जब इनके अंदर एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है तो इनकी टेंडेंसी होगी हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होने की।
तो ये चले जाते हैं हमारे पास ईसीएफ के पास, और वो ज्यादा दूर तक ईसीएफ में नहीं जाएंगे, वो एडहेयर हो जाते हैं एक्सोलेमा के सरफेस पे। जब एक्सोलेमा के सरफेस पे क्या हो जाते हैं, एडहेयर हो जाते हैं, तो वहां पर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाती है पॉजिटिव और निगेटिव की, पॉजिटिव एंड निगेटिव की। क्लियर? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने ये बताया कि 2 पोटेशियम गया 1 सोडियम है, जिसकी वजह से पॉजिटिव ऊपर की तरफ और निगेटिव अंदर की तरफ बनने लगा। बट आपको सरल भाषा में ये कहा कि पॉजिटिव आयंस जब बाहर की तरफ जाते हैं तो एडहेयर हो जाते हैं एक्सोलेमा की सरफेस पे ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। क्लियर? ये इजी भाषा में हमने समझा दिया। फिर हमने आपको ये बताया कि यहाँ पर जब पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया तो यहाँ पर उसके एक्सोलेमा की मेम्ब्रेन पर एक पोटेंशियल जनरेट हो गया। पोटेंशियल जनरेट कराने के लिए क्या हुआ, पोटेशियम आयन का एक्सफ्लक्स होना। बोले बात सही है? यानी बाहर जाना ही पोटेशियम आयन का वो क्या जनरेट कराया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब वो कितना जनरेट हुआ, -70 मिलीवोल्ट हो गया। और जहां पे -70 मिलीवोल्ट आया तो ऐसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हमने क्या बोला, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोला। अब उस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एटीपी का यूज करना होगा। और यहाँ पे एटीपी कैसे, हम आपको एकदम सरल भाषा में समझा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इजी भाषा में। फिर से अभी तक जो समझाए थे उसको एक बार में हम सरल भाषा में समझाते रहे। ये हमारे पास क्या है, एक्सोप्लाज्म, इनके अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा, ये बाहर निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे, और ये कब तक निकलते जाएंगे, जब तक यहाँ पर -70 मिलीवोल्ट ना हो जाए, यानी आरएमपी की वैल्यू आ गई। जैसे ही -70 मिलीवोल्ट पहुंचेगा, वहां से अगर एक पोटेशियम आयन भी बाहर निकला तो इनकी खैर नहीं। तो यहाँ पर एक अलग से तरीके का क्या लगा होता है, पंप लगा होता है। यहाँ पर एक अलग तरीके का क्या लगा होता है, बताइए, पंप लगा होता है। क्लियर? अब ये पंप क्या करता है बताइए, ये पंप क्या करेगा, यहां पर पंप, ये कौन सा पंप है बताइए, सोडियम और पोटेशियम पंप है। क्लियर? सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, जैसे ही एक पोटेशियम आयन बाहर निकला, ये तुरंत धक्का मार करके पीछे जाएगा। यानी पंप हम मान चलते हैं, हम यहाँ पे पंप है। क्लियर? जैसे पोटेशियम आयन बाहर निकलेंगे, ये पोटेशियम आयन को बाहर निकाल करके अंदर की तरफ ढकेल देगा। बॉडी की लैंग्वेज देखिएगा, कितने पोटेशियम आयन, 2। समझ आई बात? 2 पोटेशियम आयन को ये पकड़ता है, और पकड़ करके क्या करता है बताइए, ये तुरंत अंदर की तरफ ढकेल देता है। ये पोटेशियम पंप एक तरीके का कार समझिए। क्या समझिए? एक ऐसा कार जिसके आगे 2 सीट लगे हैं और पीछे 3 सीट लगे हैं। 2 पोटेशियम आयन को पकड़ता है कहां से, ईसीएफ से, और लेकर के जाता है कहां पर, एक्सोप्लाज्म के अंदर। पीछे हमारे 3 सोडियम आयन चिपक करके इस तरफ गिर जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, हमने क्या बोला, 2 पोटेशियम आयन यहां से पकड़ा, जैसे ही बाहर गए वो, और बाहर जाने के बाद तुरंत ये क्या किया, ईसीएफ की जगह पे अब आईसीएफ में ढकेला। यहाँ पर 3 पोटेशियम आयन, 3 सोडियम आयन क्या थे, हमारे पीठ पे चिपके हुए थे, ये बेचारे बाहर आ गए। सोडियम आयन कैसे बाहर आए, पैसिवली आ गए ना बेचारे, उनको क्या एनर्जी, वो तो गाड़ी पे लटक करके आ रहे थे, ठीक है, कहीं पे भी छोड़ दिए। तो सेम यही बात याद रखना है कि पंप कैसे काम करता है। तो पंप के बारे में हमने क्या बताया, ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है पंप के अंदर। 2 पोटेशियम आयन को पकड़ेगा बाहर से और अंदर की तरफ ढकेलेगा, ऐसे पकड़ता चला जाएगा। ये क्या कर रहा है, -70 मिलीवोल्ट को मेंटेन बनाए रख रहा है। समझ आई बात? इसीलिए कहा जाता है उस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पंप की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हमने ये कहा कि ये हमारे पास एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म के अंदर हमारे पास क्या पाए जा रहे हैं, यहाँ पर पंप पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, यहाँ पर एक पंप पाए जा रहे हैं। क्लियर? अब इस पंप के पास क्या है कि यहाँ पर से 2 पोटेशियम आयन जैसे यहाँ से बाहर निकले, तो एक पोटेशियम आयन यहाँ पर, दूसरा पोटेशियम आयन यहाँ पर, इनके पास क्या लगे थे, 2 सीटर हैं। ये कितने सीटर हैं बताइए, 2 सीटर। और बाहर की तरफ हमारे पास कैसे हैं बताइए, अंदर की तरफ यहाँ पर 3 सीटर। क्लियर? 2 सोडियम आयन, 2 पोटेशियम आयन के चक्कर में ये 2 पोटेशियम आयन जैसे ही अंदर आया, ये तुरंत 180 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, 180 डिग्री क्या हो जाते हैं, रोटेट कर जाते हैं। आंसर पूछेंगे, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्रॉस करता है हमारा ग्रेडियंट, तो उस समय हमारे पास पंप जनरेट हो जाते हैं और वो पिक करते हैं 2 पोटेशियम आयन को और तुरंत कहां लेकर के जाते हैं, इन्फ्लक्स कराते हैं
कहाँ पर? एक्सोप्लाज्म के अंदर। ये क्यों हो रहा है? टू मेंटेन या फॉर मेंटेन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर हम कह सकते हैं टू मेंटेन क्या? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्लियर? इसको मेंटेन बनाए रखने के लिए एनर्जी का यूज होता है। क्लियर? अब यहां से क्या आया? अब ये जो बाहर गए, ये बाहर कितने चले गए बताइए? बाहर कितने लोग आ गए? 3 सोडियम बेचारे यहां आ गए, इनका कोई दोष नहीं था, बेचारे आ गए। क्लियर? यानी पोटेशियम आयन को यहां से यहां तक फेंकने में 3 सोडियम क्या हो गए? बाहर आ गए। यही तो मैंने लिखाया अभी। ठीक है, पंप कैसे वर्क करता है, हो गया। अब एक पॉइंट आता है हमारे पास, क्या? अभी आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, ध्यान सुनिएगा। अब हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो पंप है, पंप अभी तक मेंटेन कर रहे थे। क्लियर? अब हमारे पास वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होते हैं? तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? वोल्टेज गेटेड चैनल। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है वोल्टेज गेटेड चैनल। इसको हम किससे लिखते हैं? वीजी। अब सुन देते हैं सिर्फ। अब फिर से वही हम जो लिखेंगे वो एनसीईआरटी की लाइन होगी। क्लियर? जो मुंह से बोलेंगे वो हमारी लाइन होगी। क्लियर? सुन देते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल में सबसे पहला पॉइंट यही पूछा जाता है, वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज्ड कैसे होता है? क्या हमेशा ओपन रहता है? हमने ये कहा था अभी ओपन नहीं रहता वो। क्लियर? हमेशा कौन ओपन रहता है? पैसिव चैनल। क्लियर? पंप हमेशा ओपन नहीं होता। सोडियम गेटेड चैनल, पोटेशियम गेटेड चैनल हमेशा ओपन नहीं होते। ये बात हमें याद आ रही है, याद आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये हमेशा क्लोज किसके द्वारा रहेंगे? अच्छा बताइए, पंप कैसे हमेशा क्लोज रहेगा, कैसे मानेंगे? बेचारों को एटीपी नहीं मिल रही है तो इसलिए क्लोज है वो। क्लियर? वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे ओपन रहेंगे या क्लोज रहेंगे? ये क्लोज्ड बाय कैल्शियम आयन। ठीक है, तो लिखे लेंगे यहां पर क्लोज्ड बाय कैल्शियम आयन। ये किसके द्वारा क्लोज होती है बताइए? क्लोज्ड बाय। यहां पे भी जो चैनल प्रोटीन होती है, ये हमेशा कहां से कहां फ्लो कराती है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो कराती है। कैसा प्रोसेस? बोलिए कैसा प्रोसेस? पैसिव प्रोसेस। समझ में आई बात? पैसिव चैनल नहीं मैं बोल रहा हूं, पैसिव प्रोसेस का नाम है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं पता है? एनसीईआरटी ने लिखा है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स पैसिव प्रोसेस। जो इंपल्स का कंडक्शन होता है वो कैसा होता है? पैसिव प्रोसेस, उसमें एनर्जी नहीं लगती है। समझ आई बात? क्यों मैं बोला? क्योंकि हमारे पास कैरियर प्रोटीन जो है वो कैसी है? पैसिव चैनल है, हमेशा आयंस का लेना देना लगा रहेगा। क्लियर? पंप हमेशा कब काम करेगा? पंप हमारा काम नहीं करता। पंप जब काम करेगा वो मेंटेन बनाए रखने के लिए करता है। क्लियर? फिर से सोडियम गेटेड चैनल और पोटेशियम गेटेड चैनल फिर से वही पैसिव प्रोसेस ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही होगा। सिर्फ और सिर्फ दरवाजा का बात है, दरवाजा क्लोज है किसके द्वारा? कैल्शियम। ये दरवाजा अगर ओपन होगा, जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ आएगा। आप हमें बताइए, अगर ये हमारे पास एक्सोप्लाज्म है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या बताइए? सोडियम गेटेड चैनल है, और ये हमारे पास कैसा चैनल है? पोटेशियम गेटेड चैनल है। ये सोडियम की बात कर ली और ये पोटेशियम की बात कर ली। ज्यादा कहां पे है? सोडियम आयन कहां पे ज्यादा है? मालिक बाहर है ना, ताजा ताजा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ईसीएफ के अंदर सोडियम गेटेड चैनल है। जब यहां पर कैल्शियम आयन बधा रहेगा तो क्या ये अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसको आने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? स्टिमुलस देना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। और जब ये हटेगा तो यही सोडियम अंदर आएगा, ये फिर हटेगा तो ये पोटेशियम आयन बाहर जाएगा। क्लियर? यानी यहाँ पे दो तरीके के वोल्टेज होते हैं। कितने तरीके के वोल्टेज होते हैं? लो, एक लो वोल्टेज होते हैं, एक हाई वोल्टेज। मैं एनसीईआरटी पढ़ करके सुना दूंगा, ध्यान से पहले ये बात को समझिएगा। ये लो वोल्टेज और एक हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज कब जनरेट होता है? जब हमारे पास स्टिमुलस अराइव होता है। यानी हमने ये कहा कि लो वोल्टेज का जनरेशन कब होगा? अराइवल ऑफ स्टिमुलस। ये जब स्टिमुलस हमारा अराइवल होगा। ठीक है, और जैसे स्टिमुलस अराइव हुआ, ये क्या हो गया? ओपन हो गया। यानी सोडियम, हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? वोल्टेज
गेटेड चैनल पढ़ा रहे थे, वीजीसी। वीजीसी क्लोज्ड होता है किसके द्वारा बताइए? क्लोज्ड बाय कैल्शियम आयन। क्लियर? हमने ये कहा कि ये हमारे पास एक्सोलेमा, ये हमारे पास एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के अंदर क्या पाई जा रही है बताइए? हमारे पास ये सोडियम गेटेड चैनल है, ये हमारे पास कैसे हैं बताइए? पोटेशियम गेटेड चैनल है। क्लियर? हमने ये कहा है कि ये भी हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करेगा। क्लियर? हमने ये कहा कि सोडियम आयन अंदर की तरफ आएगा, क्यों? क्योंकि ECF के पास क्या पाया गया है? सोडियम आयन ज्यादा पाया गया है। पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाएगा, क्यों? क्योंकि पोटेशियम आयन अंदर की तरफ ज्यादा है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे दो तरीके की क्या निकलती हैं? वोल्टेज आती है। ठीक है? यहाँ पर VGC जो होते हैं, दो तरीके की वोल्टेज होती है। एक हमारे पास कैसा? लो वोल्टेज, और एक हमारे पास कैसा? हाई वोल्टेज। क्लियर? लो वोल्टेज कब होगा बताइए? जब हमारे पास स्टिमुलस क्या होगा? अराइव होगा। तो हमने यहां पे लिख लिया है अराइवल ऑफ स्टिमुलस। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लो वोल्टेज कब हमें ओरिजिनेट होता है? तो लो वोल्टेज कब ओरिजिनेट होगा? ऑन स्टिमुलस ऑफ ऑन अराइवल ऑफ स्टिमुलस। जब ये स्टिमुलस अराइव होता है तो यहाँ की जो सोडियम गेटेड चैनल होती है, VGC जो होती है, वो क्या हो जाती है बताइए? ओपन हो जाती है। क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। आपको 2 दिन पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। क्या सोडियम गेटेड चैनल एक तरीके का बल्क ट्रांसपोर्ट करता था? पैसिव चैनल एक बार में एक लोगों को क्या करता था? ट्रांसपोर्ट। और जबकि ये सोडियम गेटेड चैनल क्या है? एक तरीके का बल्क ट्रांसपोर्ट करता था। क्या करता था बताइए? ये बल्क ट्रांसपोर्ट करता था। और ये बल्क ट्रांसपोर्ट जा करके हमारे पास पोटेशियम गेटेड चैनल को ओपन कर देता था। ये क्या कर देता था? पोटेशियम गेटेड चैनल को ये ओपन कर देता था। जब हमारे पास पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हो जाते थे तो यहां पर क्या हो जाता था? पोटेशियम आयन अंदर की तरफ बाहर की तरफ चला जाता था। ठीक है? और जब पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाएगा तो एक बार में 3 पोटेशियम बाहर जाते थे। क्लियर? तो यानी यहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेट होता है। यानी हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि लो वोल्टेज हमेशा स्टिमुलस के अराइव होने से और उसी दौरान हमारे पास सोडियम गेटेड चैनल ओपन होती है, उसके इन्फ्लुएंस से, ठीक है, उसके चक्कर में हमारे पास बल्क ट्रांसपोर्ट एक्टिवेट होते हैं। और बल्क ट्रांसपोर्ट हमेशा क्या करते हैं? अंदर की तरफ से ज्यादा पोटेशियम आयन लेकर के बाहर की तरफ फेंकने लगते हैं। और जब ये फेंकने लगेंगे तो ये पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा, तो बाहर की तरफ हमारे पास क्या होगा? पोटेशियम आयन चला जाएगा, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। जल्दी करिए। इस तरीके से सर्कल बनी रहती है। ठीक है? जनरेट होगा और हाई वोल्टेज जनरेट होने से पोटेशियम VGC क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। क्लियर? ये सिलेबस में नहीं है, लिगेंड गेटेड चैनल। ठीक है? आपके बारे में हमने बताया था यहाँ पर, ठीक है, कि जितने भी लिगेंड गेटेड चैनल होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? डेंड्रॉन में।
कहाँ कौन स्टिमुलेट करता था? न्यूरोट्रांसमीटर यानी केमिकल रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते थे, एक बार में एक ही आयंस को क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर? बल्क ट्रांसपोर्ट में उनका रोल नहीं है। कभी पूछ लिया जाएगा तो हो जाएगा, तो नहीं पूछा जाएगा आपसे। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, अब सुनते हैं ध्यान से। ये हमारे पास क्या था? पोलराइज्ड स्टेट था। आप हमें बताइए पोलराइज्ड स्टेट अब कैसा हो गया? पोलराइज्ड स्टेट कैसा हो गया? बाहर की तरफ, अंदर की तरफ निगेटिव। क्लियर? ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं बताइए? पोलराइज्ड स्टेट बोलेंगे। क्लियर? यानी यहां पे स्टिमुलस क्या होगा बताइए? स्टिमुलस क्या होगा? एब्सेंट होगा। अब आने वाला पॉइंट क्या होगा हमारे पास? डीपोलराइजेशन। तो हेडिंग क्या होगी हमारी? पहले इतना लिख लीजिएगा ना, ये पहले बना लीजिए, तब डीपोलराइजेशन बताते हैं। डीपोलराइजेशन पहले एनसीईआरटी से कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद हम अपने हिसाब से लैंग्वेज में लिखवा देंगे। जो हम अपने लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं वो असर्शन रीजन में पूछा जाएगा आपसे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। चलिए डीपोलराइजेशन का मतलब समझते हैं। हमारे पास डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन का सबसे पहला मीनिंग होता है एक्साइटेड स्टेट। कैसा स्टेट बताइए? एक्साइटेड। एक्साइटेबल बोल रहा हूं या एक्साइटेड? एक्साइटेड। दूसरा मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, स्टिमुलस के बारे में आपका क्या ख्याल है? स्टिमुलस क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्लियर? जो डेल्टा वी है हमारे पास V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 वो कितना होना चाहिए? क्लियर? वो हमारे पास होना चाहिए प्लस 30 मिलीवोल्ट से ले करके प्लस में 50 मिलीवोल्ट हम बोल सकते हैं। अगर एग्जैक्ट की बात बोली जाएगी तो प्लस में 45 मिलीवोल्ट हमारे लिए ये अच्छा है। कैलकुलेशन के लिए कितना अच्छा है बताइए? कैलकुलेशन के लिए कितना अच्छा है? क्लियर? और ये जो आपको प्लस में 45 मिलीवोल्ट बोला जा रहा है, ये एनसीईआरटी बोल रहे हैं, अभी हम लिखवाएंगे ना। ये जितनी पॉइंट लिखवा रहे हैं अभी आप लिखते जाइए, समझाने का तरीका भी अलग है। ये मिलीवोल्ट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। यानी इनको हम एपी भी बोलते हैं, या इसका दूसरा और नाम है, इसको हम बोलते हैं नर्व इंपल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? नर्व इंपल्स, या इसी को हम बोलते हैं स्पाइक। तीन नाम है इनके, तीन में से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब सुनिए इधर से, एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स आपको हम 2 दिन बाद समझाएंगे। क्लियर? हाँ, ये अभी नहीं समझ में आएगा, अभी समझा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जो चीजें जहां समझ में आएगी वहीं समझाएंगे ना। यानी क्या है कि ये जो नर्व इंपल्स है वो एनसीईआरटी की जब हम आपको डायग्राम समझाएंगे, एनसीईआरटी में जो नर्व इंपल्स कंडक्शन बता रहा है वहां पर आपका इसका असली मतलब समझ में आएगा। क्लियर? क्यों मैं बोल रहा हूँ एक्शन पोटेंशियल, मैं क्यों बोल रहा हूँ नर्व इंपल्स। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि अभी तक मुझे सर ये नहीं समझ में आया डिपोल का मतलब क्या होता है। हमें तो यही समझना है, ठीक है। डिपोल का मतलब क्या समझते हैं? इधर देखिएगा, डिपोल का मतलब क्या है? ये हमारे पास एक्सॉन, सुनते रहिएगा, ये हमारे पास एक्सॉन, ऊपर की तरफ क्या है? अरे बोल, पॉजिटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव। हमने क्या दिया इनको? स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस देने पर, क्लियर, यहां पर जैसे स्टिमुलस मिलता है तो यहां पर एक सोडियम आयन चैनल जो प्रोटीन होती है गेटेड, सोडियम गेटेड चैनल, वो ओपन हो जाती है। याद आ रही है? स्टिमुलस इनको मैंने दिया, इनके अंदर वोल्टेज क्या हुआ? ऑन अराइवल ऑफ स्टिमुलस क्या ओपन हुआ? सोडियम गेटेड चैनल ओपन हुआ। अब समझ आई ये कब ओपन होगा? स्टिमुलस मिलने पे ही। जब स्टिमुलस मिला, सोडियम गेटेड चैनल क्या हुआ? ओपन हुआ, और सोडियम आयन अंदर क्या हुआ? अंदर किया।
आप हमें बताइएगा डिपोलराइजेशन इज ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। समझ आई बात? ऐसा क्यों? सोडियम आयन गेटेड चैनल क्या हुआ? ओपन हुआ। भैया खिड़की ना देखो, उसको बोलो सामने देख ले भाई, खिड़की झांकने से कोई फायदा नहीं है ना। तो हमने ये कहा कि सोडियम गेटेड चैनल हमारे पास यहाँ पे है, ये ओपन हो गया, सोडियम आयन इनफ्लक्स हो गया। क्लियर? सोडियम आयन जैसे इनफ्लक्स हुआ, क्या अंदर की तरफ पॉजिटिव आने लगे? क्या अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन आ गए? क्या पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन को क्या किया? कैंसिल किया। तो डिपोल का मतलब ही आप लिख लीजिएगा कैंसलेशन ऑफ, ये मैं अपने सरल भाषा में लिखवा रहा हूं, ठीक है? कैंसलेशन ऑफ कैसा बताइए? निगेटिव आयन बाई कैसे आयन बताइए? बाई पॉजिटिव आयन। क्लियर? बोलिए बात सही है? आप हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, देखिए ध्यान से। ये मान चलते हैं यहाँ पर कितने पॉजिटिव आयन है? 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारे पास क्या है बताइए? पॉजिटिव आयन है। 7 निगेटिव आयन, सॉरी 7 निगेटिव आयन अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ क्या आया? सोडियम आयन आया। 7 निगेटिव आयन को 7 पॉजिटिव आयन ने क्या किया? न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज किया। जब ये न्यूट्रलाइज किया, उसके बावजूद भी हाई वोल्टेज उस समय हो गया है, ठीक है? हाई वोल्टेज भी क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। अंदर की तरफ लगातार पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं। यानी एक समय ऐसा आएगा कि -70 मिली वोल्ट से हो सकता है कि -40 या फिर हम कह सकते हैं -60 मिली वोल्ट आया होगा, फिर -10 मिली वोल्ट आया होगा। एक समय ऐसा भी तो आया होगा कि 0 मिली वोल्ट हुआ होगा। अरे बोलिए, लगातार जब से अंदर की तरफ इन्फ्लक्स हो रहे हैं, तो पहले मान चलते हैं कि -70 मिली वोल्ट था। ध्यान सुनिए, एक सोडियम आयन अंदर आया, एक सोडियम आयन अंदर आया तो -69 मिली वोल्ट हुए कि नहीं? और आया तो -68, और आया -67। ऐसे आते आते ये धीरे धीरे की तरफ कहां पे? -10, और एक समय ऐसा आया 0 होगा। और जब इतना ज्यादा आ ही गया है, तो सोडियम गेटेड चैनल एक तरीके का कैसा ट्रांसपोर्ट करता है? बल्क ट्रांसपोर्ट करता है। तो वहीं पे वो नहीं रुका, न रुक करके और ज्यादा यहां इसके बावजूद भी सोडियम गेटेड चैनल ओपन हो गए, यहां पे सोडियम आयन और अंदर आ गए, यानी अंदर की तरफ और सोडियम आयन अंदर की तरफ बढ़ते चले गए। क्लियर? तो यानी ये वैल्यू कहां पे जाएगी? अब रुकेगी, ये वैल्यू +10 पे आकर के आएगी, फिर ये यहाँ पे +30 मिली वोल्ट पे आएगी, और प्लस यहाँ पर आगे चल करके ये 50 मिली वोल्ट पे आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? यानी यहां पर हमारे पास क्या है कि ये जो वैल्यू आपको बताई जा रही है, ये हमने कितना बोला था? प्लस में 45 मिली वोल्ट लिख ले। हम कितना लिख ले? यही तो एक्शन पोटेंशियल में बोल रहा हूं। क्लियर? अब यहीं पे इतने पे ही आकर के रुकेंगे। आप हमें बताइए कि डिपोलराइजेशन का मतलब अगर मैं बोलूं एक्शन पोटेंशियल, तो कितना समझेंगे आप? +45 मिली वोल्ट। समझ आई बात? यानी लगातार इतना ज्यादा हो गया, भावनाओं में बह करके और आगे बढ़ गए। क्लियर? चलिए आप हमें बताइए, ये जो 0 मिली वोल्ट है, 0 मिली वोल्ट है, यहां का मतलब क्या समझते हैं? इक्वल निगेटिव आयंस जो हैं वो कैंसल्ड हो रहे हैं बाई कितने बताइए? इक्वल पॉजिटिव आयंस की नहीं? बोलिए। इसलिए इसका नाम होता है एग्जैक्ट डिपोलराइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिपोलराइजेशन। इतनी बात समझ में आई? ये 40 मिली वोल्ट जो आपको 45 मिली वोल्ट निकला, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर डिपोलराइजेशन। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर डिपोलराइजेशन। समझ में आई बात? जल्दी करिए। अब समझ में आया एग्जैक्ट डिपोलराइजेशन और हमारे पास ग्रेटर डिपोलराइजेशन क्या है? ये OMV नहीं है, 0 है, 0 मिली वोल्ट। ये
इक्वल अमाउंट में जितने भी निगेटिव आयन है अंदर की तरफ, वो पॉजिटिव आयन उतने ही पॉजिटिव आयन के द्वारा कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए 0 मिलीवोल्ट हुआ। क्लियर? थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है ना, ब्रेन भी तो पढ़ रहे हो गया? चलिए आगे बढ़े। इसी बात को थोड़ा कहानी के रूप में लिख लें। सुनिएगा, कहानी के रूप में कैसे लिखेंगे, नोट डाल करके सुनिएगा ध्यान से, समझ में आए तभी लिखिएगा। इधर देखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, अराइवल ऑफ स्टिमुलस, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अराइवल ऑफ स्टिमुलस जैसे हुआ, ये आगे चल करके क्या होगा, सोडियम गेटेड चैनल क्या होगा, ओपन होगा। क्लियर? फिर उसके बाद क्या होगा, इनफ्लक्स होगा किसका, सोडियम आयन का इनफ्लक्स होगा, और हमारे पास जो -70 मिली वोल्ट था वोल्टेज एक्शन क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब कहां पे पहुंचेगा, रीचेस टू -55 से लेकर के 60 मिली वोल्ट पहुंचेगा, माइनस में ही, ठीक है, इतना पहुंचेगा। बोलिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है बताइए, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 to 15 मिली वोल्ट। याद आ रही है? पहला क्वेश्चन यही आता है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस किसे कहते हैं, समझ आ गया? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मतलब क्या समझेंगे, मिनिमम मैं इनको इतना टच करूं कि तब तक इनके नर्व इंपल्स का कंडक्शन हो जाए, कितना टच स्टिमुलस देना पड़ेगा इनको हमें, 10 to 15, इतना मिली वोल्ट का झटका जरूर लगना चाहिए, समझ आई बात है? और ये झटका हमें एहसास नहीं होता। क्लियर? जब इतना होगा, बाकी क्या होगा, आगे चल करके जितने रिमेनिंग आपको नजर आ रहे हैं, क्लियर, रिमेनिंग सोडियम जो गेटेड चैनल है वो भी तो ओपन होगा। क्लियर? क्या और सोडियम गेटेड चैनल इनफ्लक्स होगा, अरे बोलिए, और होगा तो कैंसिल होकर के कितना आएंगे बताइए, यानी फिर से इनफ्लक्स स्टार्ट है, अभी तक इनफ्लक्स चल ही रहा है ना, सोडियम आयन इनफ्लक्स हो ही रहा है, और ये आगे चल करके अब कितना पहुंचेगा बताइए, रीचेस टू मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना, रीचेस टू, अब रीचेस टू हमने मान चलते हैं, रीचेस करा दिया, रीचेस टू 0 मिली वोल्ट। क्लियर? 0 मिली वोल्ट में हमारे पास क्या आया, एग्जैक्ट डिपोलराइजेशन हुआ, अरे बोलिए, 0 मिली वोल्ट से और आगे की तरफ गया, ठीक है, अभी भी हमारे पास क्या है बताइए, सोडियम जो गेटेड चैनल है, सोडियम जो गेटेड चैनल है स्टील क्या है बताइए, ओपन है। अगर ये अभी तक ओपन है तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, क्लियर, क्या होगा बताइए, कंटिन्यू होता रहेगा, बोलिए, और जब ये कंटिन्यू चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि एक समय ऐसा आएगा कि इसको हम आगे चल करके पीक रीजन पे लेकर के जाएंगे, कहां लेकर के जाएंगे, पीक लेकर के जाएंगे, और ये हमें क्या बोलते हैं, पीक रीजन में ले जाने का मतलब क्या है, +30 मिली वोल्ट से लेकर के कहां तक, +50 मिली वोल्ट, ठीक है, यानी ये प्लस में कितना, 45 मिली वोल्ट, यही हमारा क्या है, एक्शन पोटेंशियल। क्लियर? इसको पीक में कभी कभी हम इनको इस नाम से जानते हैं, ओवरशूट बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ओवरशूट बोलते हैं। यहां पर रैपिड इनफ्लक्स लिख लीजिएगा। क्लियर? ये जो वैल्यू आपको बताई जाएगी, ये वैल्यू है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की,
दोनों में डिफरेंस है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड हमारे पास स्टिमुलस में डिफरेंस है। क्लियर? जब भी आपको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोला जाए तो क्या बताएंगे, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोला जाए तो ये। क्लियर? दूसरा पॉइंट बताइए, अगर हम आपसे बोले ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, किसके दौरान बताइए, डीपोलराइजेशन के दौरान जो हमारे पास एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा परमिएबल फॉर किसके लिए, अरे बोलिए, परमिएबल फॉर सोडियम आयन के लिए। क्लियर? समझ आई बात? यानी डीपोलराइजेशन के दौरान स्टिमुलस मिलने के बाद ये क्या होता है, रिवर्स हो जाता है एक्सोलेमा। इसलिए नोट डाल करके ये कभी कभी एनसीईआरटी ने पहली ही लाइन लिखा है कि जो डीपोलराइजेशन होता है ये रिवर्स होता है किसका, पोलराइजेशन का। ठीक है, तो ये क्या बोला जाता है, जो डीपोलराइजेशन है इज रिवर्स है किसका, बताइए, रिवर्स ऑफ पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन का उल्टा होता है, ये बात हमेशा एनसीईआरटी ने पहली ही लाइन में लिखा है। क्लियर? क्यों? क्योंकि एक्सोलेमा की पोलरिटी क्या हो गई है, अरे बोलिए, चेंज हो गई है ना, ड्यू टू चेंज पोलरिटी ऑफ किसका, एक्सोलेमा की पोलरिटी हमारी क्या हो गई है, चेंज हो चुकी है। क्लियर? एक और नोट डाल करके कहीं साइड में लिख लीजिएगा, ये तो मोर परमिएबल है किसके लिए बताइए, एक्सोलेमा मोर परमिएबल है किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। क्लियर? आपसे पूछा जाएगा डीपोलराइजेशन की वजह, ये बताओ तो जाने। डीपोलराइजेशन इज ड्यू टू सोडियम जो गेटेड चैनल है वो ओपन हो गया और क्या हो गया, इनफ्लक्स हो गया किसका, ये प्लस 45 मिलीवोल्ट एक्शन पोटेंशियल है। एक्शन पोटेंशियल को ही हम क्या बोलते हैं, स्पाइक बोलते हैं, और इसी को नर्व इंपल्स बोलते हैं। चलिए चलते हैं ना, लेट हो रहा है ना नेक्स्ट क्लास के लिए। अब हमारे पास क्या बच रहा है, रीपोलराइजेशन, और क्या बच रहा है, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, और अगर मेरा मन करेगा तो रिकवरी पीरियड भी पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ रहा है, बिल्कुल आराम से पढ़ते जाइए, लास्ट में वही हमें बताना है ना, 20 मिनट में ये टॉपिक आराम, हमें लगता है वही समझ में आएगा। क्लियर? अभी तक इतनी मेहनत कर रहे हैं, लास्ट में आप जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि सर वो पहले ही पढ़ा दिए होते तो ये नौबत ना आती, बट ये पढ़ाना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व होंगे, वहां से नहीं। क्वेश्चन का डाटा आपको यहाँ से मिलेगा, उस 20 मिनट से नहीं मिलेगा। तो आप जितने भी नर्व इंपल्स के कंडक्शन के क्वेश्चन होंगे वो यहाँ तक हो जाएंगे आपके। क्लियर? तब तक के लिए चलते हैं।